दोस्तों तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा को ना तो नाश किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न ही किया जा सकता है, सिर्फ इसे नष्ट ही किया जा सकता है। मतलब जो है इसे ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, मतलब नष्ट ही कर सकते हैं, और ना ही तो हम इसे उत्पन्न ही कर सकते हैं। सिर्फ इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंजिंग कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब ऊर्जा जो है, ऊर्जा के केवल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। हमने बताया कि जैसे कि इसे ना तो नाश किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट मतलब कि उत्पन्न ही किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे डायनेमो या जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे दूसरा, बल्ब या ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति यानी पावर। भारत का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भारत का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात जो कार्य करते हैं उसके रेट को ही पावर कहते हैं। वर्क डन रेट दैट इज कॉल्ड पावर। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। इसका एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा है। यदि 1000 वाट के किसी भी उपकरण को 1 आवर तक चलाया जाए तो इसमें खपत हुई ऊर्जा को 1 यूनिट के बराबर माना जाता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1000 वाट घंटा। 1000 वाट मल्टीपल 3600 सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड होगा, इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, अर्थात 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब दाब यानी प्रेशर के बारे में समझेंगे। प्रेशर क्या होता है? किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब वायु में उपस्थित धूल, गैस व वाष्प के कणों द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। 1 ATM इक्वल टू 103 अर्थात 1030.25 मिलियन बार बाय MB होता है, इक्वल टू MB या इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG टॉर होता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो यह आंधी तूफान का पूर्वानुमान होता है। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे की ओर आता है तो यह वर्षा का पूर्वानुमान होता है। ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है। क्वथनांक बढ़ने पर दाब बढ़ता है। जिन वस्तुओं को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है उनका दाब गलनांक के साथ बढ़ता है। जैसे घी, मोम जिसे वैक्स कहते हैं। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर कम होता है उनका दाब गलनांक बढ़ने के साथ घटता है। एग्जाम्पल, बर्फ जैसे बर्फ यानी आइस। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है तरंग, वेव। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस है जो माध्यम या निर्वात में संचरण करता है।
और तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरित करती है। तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंग जिनके संरचन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्जिट्यूडिनल फ्रीक्वेंसी। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंगों की संरचना की दिशा के अनुदिश होता है, वे अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे। अब दूसरा है अनुपस्थ तरंगे, ट्रेवर्स, ट्रांसेवर्स। वे तरंगे जिनमें संरचना की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, उसे अनुपस्थ तरंग कहते हैं। जैसे वाटर वेव्स, लाइट वेव्स। और यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनको संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अनुपस्थ अयांत्रिक तरंग कहलाती हैं। अयांत्रिक तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे ईएम वेव्स, ये अयांत्रिक तरंगे होती है। गामा, पॉल विलार्ड कॉन्वर्स, कैंसर, एक्स-रे रोशन, आंतरिक अंगों की जांच, अल्ट्रावोलेट रीटर, जल की शुद्धिकरण, जीवाणुओं को नष्ट। विजिबल न्यूटन को न्यूटन ही कहता है। 1900 एंगस्ट्रॉम माइनस 7800 एंगस्ट्रॉम देखने के लिए होता है। इतना से इतना तक विजुअल करने के लिए होता है। इंफ्रारेड हर्सले ने खोज किया था। मोबाइल में डाटा ट्रांसमिशन, रिमोट सेंसिंग होता है। माइक्रो हेनरिक हटर्स ने किया था। टीवी एंड मोबाइल के लिए। रेडियो मार्कोनी, रेडियो एंड मोबाइल के लिए। अब जानते हैं GXUVIMAR का क्या कार्य होता है। भेदन क्षमता, आवृत्ति, ऊर्जा, तरंगदैर्ध्य। गामा रे का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। ध्वनि तरंगे, अब ध्वनि तरंगे जानेंगे। ध्वनि तरंग क्या होता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जिन्हें संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये तरंगे निर्वात में संरचना नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों का संरचन संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में संरचन कर सकती है। ध्वनि तरंगों की चाल विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। प्रत्यास्था, अब जानेंगे प्रत्यास्था क्या होती है। प्रत्यास्था बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। तीनों प्रकार के माध्यमों में ठोस, द्रव, गैस माध्यम की प्रत्यास्था में सबसे अधिक होती है, मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा होती है प्रत्यास्था। इसीलिए ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि की चाल ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, यानी कि पहले ठोस में ज़्यादा होगा, फिर द्रव में होगा, तब गैस में होगा। अब घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। माध्यम का घनत्व ध्वनि की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो माध्यम है, चाहे कोई भी माध्यम हो, उसमें ध्वनि का जो घनत्व होता है, ध्वनि मतलब डेंसिटी घनत्व जो होता है ध्वनि के चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात घनत्व डेंसिटी इक्वल टू व्युत्क्रमानुपाती 1/ध्वनि की चाल। एंड तापमान, अब तापमान के बारे में जानेंगे। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। माध्यम का अगर ताप बढ़ता है तो उसकी चाल भी बढ़ता है। अर्थात V इक्वल टू V समानुपाती √100T होता है। 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू समानुपाती सर्वांशम 0.61 मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब, अब प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि की चाल
दाब से अप्रभावित रहती हैं। ठीक, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी एकांक समय में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे गामा द्वारा दर्शाते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल क्या होता है? माध्यमों के कणों द्वारा एक दोलन या कंपन को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी द्वारा दर्शाया जाता है। गामा इक्वल टू 1/t होता है। तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत संपीड़नों का या विरलनों के मध्य की दूरी, मतलब ये दो क्रमागत संपीड़न जो या विरलनों के जो बीच का दूरी होता है वो तरंग दैर्घ्य कहलाता है। इसे गामा द्वारा सूचित किया जाता है। आयाम क्या है? आयाम के कण, मतलब आयाम जो है माध्यम के कण का इस मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मतलब बीच की दूरी से माध्यम के कण है उसकी स्थिति के बीच की दूरी में जो अधिकतम विस्थापन होता है वो आयाम कहलाता है। लाउड स्पीकर ध्वनि का आयाम बढ़ाता है। लाउड स्पीकर जो है ध्वनि का आयाम बढ़ाता है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं अपश्रव्य तरंग कहलाती हैं। जैसे भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी तरंगे, श्रव्य तरंगे, सोनिक तरंगे, सोनिक फ्रीक्वेंसी। वे ध्वनि तरंगे जो इंसान के कानों द्वारा सुनी जा सकती हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रासरव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है अल्ट्रावायलेट अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाता है। ये तरंगे इंसान के कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ये तरंगे डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते आदि जानवरों द्वारा सुनी जा सकती है। प्रासरव्य तरंगों के उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, सोनोग्राफी में, दिमाग के ट्यूमर का पता लगाने में। दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग प्रणाली में। हवाई अड्डों पर धुंध को हटाने में। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल व तरंग बदल जाती है परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि तरंग के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या है? तीव्रता, पहला तीव्रता एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले ध्वनि की ऊर्जा ही ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। मतलब एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल जो गुजरता है ध्वनि की ऊर्जा ही ध्वनि कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करता है। इसे मापा जा सकता है। इसका ऐसा मात्रक डेसिबल यानी डीबी होता है। सामान्य वार्तालाप 13 से 60 डीबी होता है। 30 से 60 डीबी होता है। ध्वनि प्रदूषण WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता था वो 80 डीबी होता था, ग्रेटर देन 80 डीबी होता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ग्रीन मुफलर नामक योजना प्रारंभ की है जिसके तहत सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण बहरापन, अवसाद, हाई बीपी। अब तारतत्व यानी पिच, तारतत्व यानी पिच के बारे में जानेंगे। ध्वनि का वह गुण, ये क्या होता है? मतलब ध्वनि का वह गुण जिससे किसी आवाज़ को मोटा, हेवीली या बारीक, सिरल कहा जाता है। मतलब कि ध्वनि को मोटा या पतला कर सकते हैं। ये
तारत्व का कमाल है। तारत्व के कारण ही ऐसा होता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व इक्वल समानुपाती आवृत्ति होता है। ध्वनि के तारत्व को मापा नहीं जा सकता है। ध्वनि के तारत्व को मापा नहीं जा सकता है। जैसे शेर की दहाड़ का तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट की तुलना में कम होता है। मतलब शेर की दहाड़ जो है तारत्व मतलब शेर की दहाड़ जिस समय होता है उसका उस समय का तारत्व और मच्छर की भिनभिनाहट की तुलना में नहीं हो कर सकते हैं। अब प्रबलताएं, लाउडनेस क्या है? ये है व्यक्ति के कानों की संवेदनशीलता का माप प्रबलता कहलाती है। व्यक्ति की जो कान सुनने की क्षमता होती है उसकी जो माप की जाती है ये प्रबलता कहलाते हैं, लाउडनेस कहलाता है। यह ध्वनि के माध्यम पर निर्भर करता है। यह ध्वनि के माध्यम पर भी निर्भर करता है। दूसरा ध्वनि की मतलब दूसरा पॉइंट इसका, ध्वनि की प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है। मतलब ध्वनि की प्रबलता जो है उसको नहीं माप सकता है। और कोई एक ध्वनि किसी एक व्यक्ति के लिए तेज अथवा प्रबल और दूसरे व्यक्ति के लिए मृदु हो सकता है। अब जानेंगे गुणवत्ता या गुणनता, क्वालिटी या टिम्बर। ये जो होता है समान तारत्व और प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद करने का जो गुण है ध्वनि की गुणवत्ता कहलाती है। अब जानेंगे ध्वनि का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड्स। ये होता है कि जब ध्वनि उचित परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अब और ध्वनि परावर्तन के नियम का पालन करती है। मतलब ध्वनि जो है परावर्तन के नियम का पालन करती है। ध्वनि के परावर्तन के लिए बड़ी परावर्तक सतह आवश्यक होती है क्योंकि ध्वनि का तरंग अधिक होता है। मतलब जो ध्वनि का परावर्तन एक बड़ी परावर्तक सतह से, मतलब जब ध्वनि का परावर्तन होगा उसकी जो सतह होगी परावर्तक सतह बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए क्योंकि ध्वनि का तरंग जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रतिध्वनि यानी इको, जब व्यक्ति किसी उचित परावर्तक सतह के लिए सामने जोर से चिल्लाता है तो कुछ समय पश्चात उसे अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। मान लिया जाए कि आप किसी स्कूल में स्कूल की खिड़की से स्कूल में जब लाउडली आवाज़ लगाते हैं तो वह ऑटोमेटिक लगता है कि आपकी तरफ आवाज़ हमें कोई दे रहा है। एक्चुअली वो होता है प्रतिध्वनि के कारण होता है। अस्पष्ट, आप जानते हैं अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। मतलब अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए जो है 0.1 सेकेंड की समय अंतराल का गैप होना चाहिए। अब ध्वनि के परावर्तन का उपयोग लाउड स्पीकर और स्टेथोस्कोप में किया जाता है। बहुल परावर्तन, ये बहुल परावर्तन कहलाता है। किसी ध्वनि के लिए एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी हो सकती है। मतलब किसी भी ध्वनि के लिए एक से अधिक भी प्रतिध्वनियाँ हो सकती है। ये जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? मतलब ज्ञात कीजिए। v इक्वल टू होता है v इक्वल टू 350 मीटर प्रति सेकंड, टाइम हो गया 0.1 सेकेंड, लेमडा हो गया हमारा vt इक्वल टू vt, लेमडा इक्वल टू vt होता है 35 मीटर हो गया। 50 न्यूनतम दूरी या स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो निकला हमारा 7.5 मीटर निकला इस फॉर्मूला vt पे बैठाने पर। अनुसरण, अब जानेंगे अनुरणन। अब जानेंगे अनुरणन, तो यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस अनुरणन को कवर कर